हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर शो। दिस इज मेहताब। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, हमारा जो मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं। तो थर्ड पार्ट है इसका। इसमें हम जानेंगे कि जो मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। जो हमारा मेटल है वो नेचर में हमें प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है। हमें उसको प्योर बनाना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे गुजारना पड़ता है, तब जाके हमें हमारा मेटल मिलता है। तो आपने अगर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो पहले आप वो दो चैप्टर्स के वीडियोज़ देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेचर से जो हमें मेटल्स मिलते हैं तो वो मिनरल्स के रूप में मिलते हैं, ठीक है। उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं क्योंकि वो नेचुरली अकर होते हैं। तो जो हमें नेचर से मिलता है नेचुरली, उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। इसी मिनरल्स में हमें हमारे क्या होते हैं, हमारे जो मेटल्स हैं वो पाए जाते हैं। पर जो मिनरल्स हैं वो अकेले कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, उनकी रिएक्शन भी और उनकी अकरेंस भी। तो हमारे जो मेटल हैं वो मिनरल्स के रूप में होते हैं, और मिनरल्स जो है हमें हमारे ओर्स के रूप में मिलते हैं, ठीक है। ओर्स क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई आयरन है, तो किसी भी मेटल के कंपाउंड का जो, अगर मान लो कोई मिनरल है, किसी मिनरल में पर्टिकुलर मेटल की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे हम ओर बुलाते हैं। अमाउंट ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर मेटल का। दूसरा जो उसमें हिस्सा होता है वो होता है गैंग का। आपकी स्कूल की गैंग नहीं, गैंग मतलब इम्प्यूरिटीज़ का, ठीक है। तो मेटल्स प्लस इम्प्यूरिटीज़ इज नोन एज ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि मिनरल्स और ओर्स के रूप में हमें हमारे मेटल्स मिलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो प्रोसेस है उसमें 3 पार्ट से हम समझ सकते हैं। जो 3 स्टेप्स हम लेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, उनमें सबसे पहला है इनरिचमेंट ऑफ मेटल, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। दूसरा है इनरिचमेंट ऑफ मेटल्स, और फिर है रिफाइनिंग। देखिए, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि जो हमारा मेटल है ना वो अकेला तो मिलता नहीं, उसके साथ क्या होती है, इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं, जिसे हम गैंग बोलते हैं। तो जब हम उस ओर में से इम्प्यूरिटीज़ को निकाल देते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिल सके, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बोलते हैं। बहुत ही 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि व्हाट डू यू मीन बाय एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है कि रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर्स, ठीक है। जब हम ओर से हमारे इम्प्यूरिटीज को निकाल देते हैं तो उसे हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बोलते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है एक्सट्रैक्शन का। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आप एक बात हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल्स को उसके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ईजी है। यानी आपको मेटल किसी भी फॉर्म में मिले, देखिए अकेला तो मिलेगा नहीं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में मिले तो हम पहले उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका ऑक्साइड बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि मेटल को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना बहुत ही ईजी है। हम क्या करते हैं, मेटल को उसका ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, फिर उसको रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से रिड्यूस कर देते हैं और फिर हमें हमारा मेटल मिल जाता है। फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग का मतलब है कि अभी भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज उसके पास हैं, तो उसको अलग करने के लिए हम रिफाइन करते हैं ताकि प्योर फॉर्म ऑफ मेटल हमें मिल सके, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाईली रिएक्टिव, माइल्ड रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना, उन्हीं के हिसाब से हमारे जो प्रोसेस हैं वो बनाए गए। तो हम थोड़ा नीचे से चलेंगे, यानी जो लीस्ट रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, पहले उनके बारे में समझेंगे, फिर माइल्ड वाले पे आएंगे और फिर आएंगे कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी मेटल्स जो हैं हमारे लीस्ट रिएक्टिव, उनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। देखिए, लीस्ट रिएक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जो हमारा गोल्ड है, जो सिल्वर है, वो तो हमें एनवायरमेंट में ऐसे मिल जाता है, अर्थ क्रस्ट है, तो उसको साफ कर लेते हैं पानी से और फिर हमें गोल्ड मिल जाता है। पर जो प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अगर आप किसी दुकान के बाहर देखें कि 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करके हम ज्वेलरी बना रहे हैं, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है कि उससे ज्वेलरी नहीं बन सकती। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं ताकि वो हार्ड हो सके। सिल्वर मिला लेते हैं या कॉपर मिला लेते हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इसको मिलाया जाता है ताकि जो गोल्ड है उससे ज्वेलरी बन सके, आभूषण बन सके। और थोड़ा नीचे इससे ऊपर चलते हैं तो कॉपर है और मरकरी है। तो इनका क्या है कि ये जो है ये एनवायरनमेंट में किस रूप में मिलते हैं, सल्फाइड के रूप में मिलते हैं, ठीक है। अकेले नहीं मिलते, ये सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। और बेसिकली इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, इनको बस आप हीट कर दीजिए तो ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, हमारा जो मर्क्यूरी है और जो हमारा कॉपर है वो हमें मिल जाता है, ठीक है।
तो ये तो हो गया कि जो सबसे लीस्ट है उनसे हम कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट माइल्ड वालों की, जो बीच में आते हैं। देखिए, इन माइल्ड वाले जो मेटल्स हैं ना, ये ज़्यादातर क्या होता है कि दो रूप में पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट के रूप में होंगे या फिर होंगे। अब यहीं पे बात आ जाती है, हमने क्या बताया, हमने शुरू में आपको ये बताया कि हम मेटल्स को उसके ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर उसको रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर सल्फाइड अलग है और कार्बोनेट अलग है, तो दोनों ही ओर्स की रिक्वायरमेंट भी अलग है ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो हम कार्बोनेट वाले जो ओर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे सल्फाइड ओर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम रोस्टिंग का यूज़ करते हैं। कैल्सिनेशन जो कि कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं पर लिमिटेड एयर में, ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी ना वो लिमिटेड होगी। कैल्सिनेशन में सप्लाई ऑफ एयर लिमिटेड रहेगी, तो हमारा कार्बोनेट ओर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम सल्फाइड ओर की बात करें तो वहाँ पर हम रोस्टिंग करेंगे, यानी वहाँ पर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर देंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे। कैल्सिनेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और जो हमारा रोस्टिंग है उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे। तो क्या होगा, तब हमारा सल्फाइड ओर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये हो गया बेसिक, यानी मेटल को हमने उसके ऑक्सीडाइज में उसके ऑक्साइड में बदल दिया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, कोक का इस्तेमाल करते हैं या कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको सिंपली रिड्यूस करते हैं। या फिर एक और रिएक्शन है हमारे पास जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जिस भी मेटल का ऑक्साइड है, हम उसका रिएक्शन उससे हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड है, अब आपको उसमें से आयरन चाहिए, तो हमने क्या किया कि हम एल्यूमिनियम को उसके साथ ले जाते हैं। तो अब क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, उस ऑक्साइड में से आयरन को रिप्लेस कर देगा और खुद ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या होगा, हमें आयरन मिल जाएगा। पर ये जो रिएक्शन होती है ना, ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो आयरन हमें मिलता है ना, वो मिलता है हमें मोल्टन स्टेट में, वो मेल्ट हो जाता है। यानी आयरन जो हमें मिला वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। थर्म माने हीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम हमारे मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन उससे हाईली रिएक्टिव मेटल से करवाते हैं, तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल उस मेटल को रिप्लेस कर देता है और हमें हमारा जो नॉर्मल मेटल है वो हमें मिल जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, तो जो मेटल है वो पिघल जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। तो इसका जो मेन एग्जांपल अगर आप समझे तो वो हम करते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, उनके क्रैक्स को जोड़ने के लिए। मान लीजिए रेलवे ट्रैक जो कहीं से टूट गया, इस तरह से मान लीजिए यहाँ से कुछ हिस्सा उसका गायब हो गया, तो इतने एरिया को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, सॉरी, जो आयरन ऑक्साइड है उसका रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम से। तो जो आयरन है जो मोल्टन स्टेट में निकलता है, उसको हम उस एरिया को फिल करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये था थर्मिट रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं जो हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे सोडियम है, ये हमें कैसे मिलता है। देखिए, सोडियम जो है वो अकेला तो मिलता नहीं है, वो या जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम मेटल है, वो हमें हमारे कॉमन सोर्स से चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा उसका इलेक्ट्रॉन, उससे क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज जो हमारा एनोड है, ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज हमारा कैथोड है, वहाँ पर हमें हमारा मेटल मिल जाता है। तो इस तरह से सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस की मदद से हम हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता, उसके बाद हम उसका रिफाइनिंग भी करते हैं। तो चलिए रिफाइनिंग प्रोसेस को समझते हैं। रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर मेटल है ना, जो बच जाता है प्योर होने से, तो उसको हम यहाँ पर रिफाइन करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है, तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा इम्प्योर मेटल है वो कॉपर है, तो हम इसी का ही यूज़ करेंगे। हमारे पास जो कैथोड होगा वो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर का बना होगा, ठीक है, प्योर वाला कॉपर होगा, और जो हमारा इम्प्योर कॉपर है ना, उसका हम एनोड बनाएंगे, ठीक है, उस इम्प्योर कॉपर का हम एनोड बनाएंगे। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा ना, वो भी हमारा क्या होगा, कॉपर सल्फेट का होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कैथोड प्योर कॉपर, एनोड इम्प्योर कॉपर, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो भी कॉपर सल्फेट का ही होगा। अब क्या होता है, अब